चलिए अब देखेंगे कुंडलियों का संयोजन। तो कुंडलियों का संयोजन दो प्रकार से होता है। तो पहला हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, उसके बाद देखेंगे दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझेंगे कि डायग्राम क्या है, कैसे होता है। तो चलिए डायग्राम को समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन और किसका संयोजन है? कुंडलियों का। और कुंडली को किससे प्रदर्शित किए थे? एल से। ठीक है, तो ध्यान से देखना डायग्राम कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं कि इसमें क्या है, ये कुंडली का प्रतीक है। ठीक है ना भाई, ये आपकी तीन कुंडलियां हैं जिसको हम नाम क्या देंगे? L1, L2, L3। ये आपकी क्या है? तीन कुंडलियां हैं जिसके स्वप्रेरण गुणांक बोलो तो क्या है? L1, L2, L3 है। ठीक है भाई, और इसके चुंबकीय फ्लक्स क्या है? Φ1, Φ2 और Φ3। और इन्हें एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, दिख रहा है। अब इसके साथ क्या करेंगे? एक बैटरी और एक कुंजी, क्या आपका कुंजी और एक बैटरी, इस तरीके से इसे जोड़ करके एक क्या करेंगे? एक परिपथ का निर्माण कर देंगे। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं कैसे, और बैटरी को प्रदर्शित करते हैं बी से। हो गया। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? आई। ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? आपका एक श्रेणी क्रम संयोजन कुंडलियों का तैयार हो जाएगा। तो ये है आपका क्या? ये आपका स्वप्रेरण गुणांक है कि माना L1, L2, L3 क्या है? किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक है तथा इनके चुंबकीय फ्लक्स क्रमशः क्या है? Φ1, Φ2, Φ3 है तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? I है। हो गया। तब हम उसके बाद इसमें निकालेंगे कि इसके जो तीनों चुंबकीय फ्लक्स का परिणामी चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। तो परिणामी कैसे निकालते हैं? तीनों को जोड़ दो तो इनका परिणामी क्या होगा? फाई होगा। तो फाई बराबर Φ1 + Φ2 + Φ3, इतना हो जाएगा। अब आप लोग पढ़े हो अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक या स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण गुणांक फाई बराबर होता है Li। तो फिर वहां से आपको क्या करना है? वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। छोटा सा है, चलिए इसे लिखें। चलो लिखते हैं। इसमें क्या है? माना कोई तीन कुंडलियां जिनके स्वप्रेरण गुणांक, ये L किसको प्रदर्शित करता है? स्वप्रेरण गुणांक को। ठीक है ना भाई, और M अन्योन्य प्रेरण गुणांक को, जिनके स्वप्रेरण गुणांक क्रमशः L1, L2 व L3 है। दिख रहा है इतना आपको डायग्राम में? माना कोई तीन कुंडलियां जिनके स्वप्रेरण गुणांक क्रमशः L1, L2, L3 है, आपस में कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? हाँ, आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर का ज्यादा याद आता है, श्रेणी क्रम में भाई, अभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और इनके चुंबकीय फ्लक्स क्या है? या ऐसे लिख लो, तथा, ठीक है, तथा इनमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? I। तथा इनमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। दिख रहा है ना डायग्राम से? अब इसके चुंबकीय फ्लक्स के बारे में लिख लेते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? तो कुंडलियों के चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन क्रमशः क्या क्या दिख रहे हैं आपको? Φ1, Φ2, Φ3 तथा कुंडलियों के चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन
क्रमशः phi1 phi2 व phi3 है। दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, phi1 phi2 phi3 कुंडलियों में के चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन क्रमशः phi1 phi2 phi3 है। तब phi1 phi2 व phi3 का परिणामी चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ से phi1 phi2 और phi3 का क्या रखेंगे, वैल्यू को रखेंगे। तो कहाँ से रखेंगे, जो आप लोग पढ़े हो स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है ना भाई। तब स्वप्रेरण गुणांक से क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक से फाई बराबर क्या होता है, एल आई, यही होगा। तो अगर मैं phi1 का मान निकालूं यहां से, इसलिए phi1 का मान तो फाई की जगह 1 रखूंगा, एल की जगह L1 रखूंगा, लेकिन आई की जगह क्या रखूंगा, आई की जगह आई होगा, क्योंकि सब में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, एक समान है। तो यहां से क्या हो जाएगा, phi1 बराबर L1 आई। अगर मैं phi2 का मान निकालूं तो L2 आई, और phi3 का मान निकालूं तो L3 आई। अब इन मान को, इसको समीकरण 1 देता हूं, रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है, चलिए रखिए। तब समीकरण 1 से रख दीजिए भाई समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा फाई बराबर phi1 की जगह रखो L1 आई, phi2 की जगह रखो L2 आई, और phi3 की जगह रखो L3 आई। यहाँ आई कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, आई को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जितने भी अभी तक आप लोग पढ़े हो श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, चाहे प्रतिरोध का हो चाहे संधारित्र का, सब में ऐसे ही निकला था, याद है ना। और ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आपका किसका, कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ से आई को निकालो बाहर, अंदर क्या बचेगा, L1 L2 L3 इतना बचा। इसको दे देना समीकरण नंबर 2, इसको क्या नाम दे देना, समीकरण नंबर 2 दे देना, ठीक है। फिर से लिखेंगे पुनः स्वप्रेरण गुणांक से, या इसको एक काम करो, इसको समीकरण 2 दे दो और इसको समीकरण 3 दे दो, फिर से हम नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है ना भाई। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर दिख रहा है क्या, उसको दोबारा लिखने से अच्छा कि हमने उसको एक समीकरण नाम दे दिया। फिर लिखो समीकरण 2 व 3 से, तो 2 व 3 से क्या दिख रहा है, एक साइड फाई बराबर है, यानी कि लिखो इसको एल आई बराबर आई L1 प्लस L2 प्लस L3, ये आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो L बराबर क्या बचा, L1 प्लस L2 प्लस L3। तो ये आपका निकल के आ गया श्रेणी क्रम में कुंडलियों का संयोजन, क्लियर है। अब आप क्या बोल सकते हो, ये जो आपका लिखा है, चाहो तो आप उसे समीकरण भी दे सकते हो, कि मान लिया जी हम उसको अगर अगला समीकरण देते हैं कि समीकरण नंबर 4, तो कैसे लिखेंगे कि ये आपका क्या है, परिणामी आपका स्वप्रेरण गुणांक है। तो जितने भी उस कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक है उनके योग का बराबर होता है, इतना बोल सकते हैं ना। कि समीकरण, मान लो अगर हम उसको समीकरण 4 देते हैं, तो परिणामी प्रेरकत्व है या परिणामी स्वप्रेरण गुणांक है, वो प्रत्येक कुंडली के प्रेरकत्व के स्वप्रेरण गुणांक के योग के बराबर होता है, इतना बोल सकते हैं, लिख सकते हो ना उतना। कैसे कि ये जो, इसको मान लो हम समीकरण नंबर 4 देते हैं, तो बोलेंगे समीकरण 4 से स्पष्ट है कि परिणामी प्रेरकत्व, या आपका क्या परिणामी प्रेरकत्व, उस कुंडली के जितने भी प्रेरकत्व हैं उनके योग का बराबर होता है, इतना आप लिख सकते हैं नीचे में। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन दूसरा है आपका कुंडलियों का समांतर क्रम संयोजन। डायग्राम चलिए जल्दी से बना लेते हैं। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, छोटा सा बना रहा हूं मैं, 1 2 3। इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या है, कुंडली,
और ये आपस में कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इतना हो गया। अब इसका नामकरण कर देते हैं जो भी है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? I1, I2, I3 और ये आपका कुंडली L1 जिसका स्वप्रेरण गुणांक है L2 और ये L3। लेकिन इसका जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स काम नहीं करेगा। यहाँ पर हम मानेंगे कि ये क्या है? इनका विद्युत वाहक बल। ई क्या है आपको मालूम है ना? पढ़े हो ना? विद्युत वाहक बल या एप्सिलॉन से प्रदर्शित कर सकते हो। ये हो जाएगा और ये बिंदु को नाम देना आप लोग ए और इस बिंदु को नाम देना आप लोग बी। इतना, यही तो अभी तक करते आ रहे हैं। बन गया क्या डायग्राम? चलिए अब इसका डेरिवेशन देखते हैं फट से जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि माना कोई तीन कुंडलियां हैं जिनके स्वप्रेरण गुणांक क्या है? L1, L2, L3 है, आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः क्या है? I1, I2 व I3 है। इतना आपको दिख रहा है क्या? देख लीजिए भाई, क्या है कि माना कोई तीन कुंडलियां जिनके स्वप्रेरण गुणांक क्रमशः L1, L2, L3 है, आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इनमें प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः क्या है? I1, I2, I3 है। हो गया? यहां तक समझ में आया ना? अब यदि I1, I2, I3 का परिणामी धारा I हो तो अब यदि I1, I2 व I3 की परिणामी धारा I हो तो क्या हो जाएगा? I बराबर I1 धन I2 धन I3। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया यहां तक? अब दोनों पक्ष में क्या करेंगे? d अपॉन dt का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्ष में d अपॉन dt का गुणा करने पर कर दो गुणा, तो ये बनेगा आपका डी आई अपॉन डी टी और ये बनेगा d अपॉन डी टी I1 प्लस I2 प्लस I3। इतना बनेगा। इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका ये जो लिया है ना विद्युत वाहक बल, आपका फैराडे का द्वितीय नियम आप पढ़े होंगे। क्या आता था? माइनस डी फाई अपॉन डी टी कुछ आता था, लेकिन यहाँ पर फाई नहीं है, यहाँ पर धारा है, इस कारण से डी आई अपॉन डी टी होगा। चुंबकीय फ्लक्स का होता था वहां पर, याद है ना भाई? तो यहाँ पर धारा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस डी अपॉन डी टी को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका डी आई वन डी टी अपॉन प्लस डी आई टू अपॉन डी टी प्लस डी आई थ्री अपॉन डी टी। इतना कर सकते हैं ना? इसका अंदर गुणा कर दिए, इसका क्या किए? अंदर गुणा कर दिए भाई। इसको दे देना, समीकरण ने दिया ना, दे दिया है, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन सबका मान रखेंगे, तो कहां से रखेंगे? तो आप लोग जो पढ़े हो फैराडे के द्वितीय नियम से, तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या बोलता है याद है? इसलिए फैराडे के द्वितीय नियम से क्या बोलता था? फैराडे का द्वितीय नियम E बराबर माइनस एल और डी फाई अपॉन डी टी होता था। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो डी आई अपॉन डी टी लिखूंगा, फाई नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, आपका धारा है। क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ से डी आई अपॉन डी टी का मान निकालूं तो ये एल गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, एल गुणे में इधर आएगा तो भाग में होगा, डी आई अपॉन डी टी और ये हो जाएगा ई बटे में हो जाएगा एल और ये आपका माइनस। क्लियर हो गया यहाँ तक? कैसे हुआ? फैराडे के द्वितीय नियम से इतना होता है, लेकिन यहाँ पर विद्युत वाहक बल को ही माने तो ये होगा। ये एल आपका क्या है? ये आपकी कुंडलियां स्वप्रेरण गुणांक, आई आपका धारा है और हमने यहाँ पर डी अपॉन डी टी का मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमको उसको सूत्र में चाहिए था। ठीक है यहाँ तक? अब हम यहाँ से सबका मान निकालेंगे, किसका किसका? डी आई वन डी अपॉन डी आई टू और ये आपका डी आई थ्री अपॉन डी टी का, तो यहाँ से निकलेगा आपका मान।
L की जगह क्या लिखते जाना है, L1 L2 L3, लेकिन E क्या है, यहां से समझ में आ रहा है ना, ये E सब के लिए कॉमन है, समझ में आ रहा है ना भाई। बस आपका मान किसमें चेंज होगा, L1 L2 L3 का। चलो उधर ऊपर में लिख देता हूं इसको। तो ये हो जाएगा आपका, इसलिए इनका मान यहां पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा di1 बटे में क्या हो जाएगा dt, और इसका मान अगर निकालो तो क्या होगा माइनस E/L1 होगा, और di2 अपान dt अगर इसका मान निकालो तो माइनस E/L2, और di3 और क्या हो जाएगा dt अगर इसका मान निकाले तो माइनस E और अपान में L3। क्या इतना समझ में आया क्या, वो कहां से निकला। अब उन मानों को कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। उसके बाद मिटाऊं इसे, डायग्राम मिटा दूं ना, ध्यान से देखना भाई। चलिए रख दीजिए। तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में वैल्यू को रख दीजिए, क्या होता है ध्यान से देखिए। अब तब समीकरण 2 से क्या होगा, di/dt, मान को रखो सबका, इसका मान कितना है माइनस E/L1, इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, प्लस दूसरे का मान क्या है माइनस E/L2 प्लस माइनस E/L3। अब सब में आपको ये E कॉमन नजर आ रहा है, बाहर निकाल दे उसे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका di/dt माइनस E, हम पूरा माइनस E को कॉमन कर रहे हैं, तो क्या बचेगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, इतना बचेगा। माइनस भी निकाल दिया, साथ में E को भी निकाल दिया बाहर। अब इसको आगे देखेंगे कि यदि L1 L2 L3 का परिणामी L हो तो, ठीक है। अब यदि L1 L2 व L3 का परिणामी L हो तो, जो आपका स्वप्रेरण गुणांक है उनका परिणामी क्या हो, तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा, इसलिए di/dt बराबर में क्या हो जाएगा माइनस E/L। कुल मिला के ये समझो, यहाँ को ना एक बार फिर से लिया है इसी को, या तो इसको ऐसा करो, इसको रहने देते, इतना नहीं करते हैं हम, इसको समीकरण नंबर 3 है ना, इसको समीकरण 3 दे देते हैं, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण देने में हमारा क्या जाता है, जितना भी दे दो, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 3 देंगे, इसको समीकरण नंबर 4। अब इसमें एक चीज देखो, आपको समीकरण 3 और 4 से ना ये वाला लेफ्ट हैंड साइड di/dt इक्वल दिख रहा है, तुलना कर देते हैं, उतना काहे करना कंजट। समीकरण 3 व 4 से तो कितना हो जाएगा, इधर लिखूंगा माइनस E/L, इधर है आपका माइनस E, बाहर में 1/L1 1/L2 1/L3, ये माइनस E से माइनस E कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1/L, ठीक, 1/L1 1/L2 प्लस 1/L3। इस तरीके से आपका समांतर क्रम संयोजन में कुंडलियों का संयोजन का आपका सूत्र मिल जाएगा। तो इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 5 दे सकते हो, फिर बोल सकते हो कि समीकरण नंबर 5 से स्पष्ट है कि परिणामी प्रेरकत्व के व्युत्क्रम का मान उसके प्रत्येक प्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। इसको बोल सकते हो ना, कैसे, ये आपको उल्टा दिख रहा है ना, तो कैसे बोलेंगे, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि परिणामी प्रेरकत्व के व्युत्क्रम का मान उसके अन्य प्रेरकत्व के व्युत्क्रमों के योगफल का बराबर होता है। इस तरीके से आपका श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों संयोजन कंप्लीट होता है। तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा, और समझ में नहीं आया है तो फिर आप पूछ सकते हैं। क्लियर है।